Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is air and water. Air and atmosphere. Air is present everywhere around us. All living things needs air to breathe. Air cannot be seen or touched. It can only be felt. Air has no color, smell and taste. Fast moving air is called wind. तो एयर जो है ये हमारे आसपास प्रेजेंट है, हालांकि ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इसे क्या कर पाते हैं, सिर्फ फील कर पाते हैं। एयर का कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती और कोई टेस्ट नहीं होता। A thick envelope of air present around the earth is called atmosphere. It is a mixture of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen and many other gases. The gravity of earth holds the atmosphere in place on earth. It extends from the earth's surface to about 800 km above the earth. The density of the air varies with the height. It is thick near the ground and gets thinner as we go up until it fades in the outer space. As we go higher up, breathing becomes difficult because less air is available. It is for this reason that the mountaineers carry oxygen cylinder with them. तो एक थिक लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, ये हमारे अर्थ के चारों तरफ रहती है और हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इसको अपनी तरफ खींच के रखती है, अपनी तरफ ये बना करके रखती है, इसे इधर उधर जाने नहीं देती। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें आपको काफ़ी मिक्सचर मिल जाएगा अलग अलग गैसेस का। जो डेंसिटी होती है एयर्स की वो हाइट पे डिफरेंट हाइट में क्या करती है, अलग होती है। ठीक है, ये थिक होती है नियर द ग्राउंड, मतलब नीचे की तरफ ये थिक होती है, थोड़ी घनी होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये थिन होती चली जाती है और ऊपर जाते हैं तो ये बिल्कुल फेड हो जाती है। So the atmosphere is divided into 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, जिनको हम डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की। द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर. It extends up to 15 km from the ground. It is the thickest layer and all the weather changes take place here. The living beings live here as plenty of oxygen is available for breathing. तो जो नीचे की जो क्लोजेस्ट एयर होती है, लेयर होती है हमारे अर्थ के सरफेस की, वो ट्रोपोस्फेयर मानी जाती है। ये थिकेस्ट लेयर मानी जाती है और ये वेदर चेंजेस में हेल्प करती है। साथ ही साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है। Stratosphere forms the second layer of atmosphere. It extends from 15 km to about 50 km from the ground. It is a clear, cloudless layer where stars shine and jet planes fly. The upper part of the stratosphere is the ozone layer. The ozone layer acts as a huge shield protecting us from the harmful ultraviolet rays of the sun. सेकेंड लेयर आपको पता चल गया है स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, और ये 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। ये क्लियर क्लाउड्स इसमें होते हैं, मतलब ये क्लाउडलेस होती है, बिल्कुल क्लियर होती है और यहाँ पे आपके स्टार्स शाइन करते हैं। साथ ही साथ इसी लेयर पे आपके जितने भी जेट्स हैं वो फ्लाई करते हैं। ये अपर पार्ट माना जाता है, जो अपर पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर का वो ओजोन लेयर का माना जाता है। और ओजोन लेयर आपको पता है ये एक्ट करती है एज ए ह्यूज शील्ड और ये हमारी अर्थ को जो सन की निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है, हार्मफुल रेज होती हैं, उनसे बचाती हैं। Mesosphere lies above the stratosphere. It extends from 50 km to 80 km above the ground. Mesosphere prevents small rocks called meteorites coming from space from reaching the Earth's surface by burning them. These rocks can cause destructions on Earth if they fall on it. तो इसके ऊपर जो लेयर है, थर्ड लेयर जो है, ये हमारी मेसोस्फेयर की होती है, ठीक है, और ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ऊपर फैली हुई होती है, एक्सटेंड करती है। ये जितने भी मीटरॉइड्स धरती की तरफ आती हैं उनको धरती पे गिरने से रोकती है। ये पहले उनको क्या कर लेती है, उनको जला देती है ताकि वो धरती पे पहुंचकर कोई भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट ना करें। Thermosphere, it is the fourth layer that extends from 80 km to 500 km above the ground. Space shuttles orbit in thermosphere. The temperature of this layer is approximately 200 degrees Celsius. This layer makes it possible for us to listen to the radio. तो थर्मोस्फेयर जो है ये फोर्थ लेयर मानी जाती है, ये 80 से 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें आपके जो स्पेस शटल हैं वो ऑर्बिट करते हैं और टेम्परेचर जो होता है इस लेयर का काफ़ी गर्म होता है, 200 डिग्री सेल्सियस तक ये माना जाता है
और ये जो लेयर है ये हमें रेडियो सुनने में भी हेल्प करती है. Now exosphere. Exosphere is the outermost layer of the atmosphere and extends from about 500 km to the outer space. It has a very thin layer of air. There is no air in the space after this layer. तो लास्ट जो हमारी लेयर है वो एक्सोस्फीयर है. ठीक है, ये 500 किलोमीटर से लेकर पूरे स्पेस में फैली हुई है. ये थिन लेयर ऑफ एयर मानी जाती है. इसके आगे स्पेस में कोई भी एयर नहीं है. Now, importance of atmosphere. The atmosphere is important for the earth in the following ways. It has gases like oxygen which help us to breathe and carbon dioxide which is used for photosynthesis. The ozone layer protects us from harmful ultraviolet UV rays of the sun. It also helps to maintain a continuous supply of water through water cycle. The atmosphere protects the earth from meteors. At night, the atmosphere does not let the heat escape back in the space, so the earth does not get too cold. During day, it traps some heat and reflects back excessive heat of the sun to avoid overheating of a planet. तो एटमॉस्फेयर की ज़रूरत क्यों है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं और ऑक्सीजन एक मेन गैस है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसमें आपकी ओजोन लेयर होती है जो हमारी धरती को अल्ट्रावायलेट यूवी रेस से बचाती है. ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो एक इको बैलेंस है, उसको बनाए रखने में हेल्प करती है. साथ ही साथ जो वाटर साइकिल है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है. एटमॉस्फेयर जो है ये मीटियोर्स को धरती पे आने से रोकता है. एट नाइट जो एटमॉस्फेयर है हमारी धरती का वो जल्दी से हीट अप नहीं होता, वो हीट को बाहर एस्केप नहीं होने देता. Now components of air. Air surrounding us is a mixture of several gases, water and dust particles. Let us find out more about its component gases. तो air जो है ये बहुत सारी gases का मिश्रण माना जाता है. जैसे कि नाइट्रोजन. नाइट्रोजन is the most abundant gas and comprises 78% of the Earth's atmosphere. Nitrogen is not used by the living organism directly from the air. Plants get nitrogen with the help of soil bacteria. It is also provided to plants in the form of fertilizers for growth. Animals obtain nitrogen from these plants. तो नाइट्रोजन जो है ये गैस जो है हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. लाइक 78% जो है ये एरिया कवर करती है. नाइट्रोजन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज़ नहीं की जाती क्योंकि हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ये प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है. प्लांट जो है ये जो नाइट्रोजन है उसे एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल बैक्टीरिया से, फिर हम उन प्लांट्स को खाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली हम उसे खा रहे हैं, हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं. Oxygen, about 21% of the atmosphere comprises oxygen. It is one of the most important constituents of air. Oxygen is needed by living organisms to survive and is also necessary for burning. इसके बाद ऑक्सीजन जो है सेकंड नंबर पे आता है. ये ऑक्सीजन जो है ये 21% में माना जाता है या पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे इंसेक्ट्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, इन सब के द्वारा ये यूज़ किया जाता है और बर्निंग में भी नेसेसरी माना जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड, अराउंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर. इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर photosynthesis. It also traps the heat of the sun and helps to maintain the required warmth on the earth. Besides these gases, air consists of a minute quantity of gases like argon, ozone, hydrogen, water vapor, neon and krypton. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये काफ़ी लेस मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है. ये प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है. ठीक है, आपको पता ही है प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. इसके साथ साथ ये सन की हीट को ट्रैप करते हैं और जो एक गर्माहट है जो अर्थ में होनी चाहिए उसको ये मेंटेन करते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. When we blow air in a balloon, it gets inflated. This is because the air we fill start occupying space inside the balloon and grows in size. This property of air is also used to inflate footballs, vehicles, tires and cushions. तो एयर जो है ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है. कैसे? आप एक बलून लो, उस बलून में आप हवा भरो, तो आप देखोगे जितना बलून आपने फुलाया है वो सारा का सारा एयर से ही कंटेन्ड है. ठीक है, तो यानी कि एयर ने उतना एरिया कवर किया है. Activity 1, objective to demonstrate that air occupies space. Material needed: empty glass, a bucket of water. What to do? Take an empty glass and invert it. Try to push it inside the bucket of water without tilting it. We find it difficult to do so.
Now if we tilt the glass, we will see air bubbles rising out of the glass. Water can now enter the glass. Conclusion: before tilting the glass, the water does not enter it because there was air present in it. आपको एक एक्टिविटी करनी है ये जानने के लिए कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आपको एक खाली ग्लास लेना है, ठीक है, बकेट लेनी है, बकेट में आपका वाटर होना चाहिए। उस खाली ग्लास को आप इन्वर्ट करेंगे, उसे उल्टा करेंगे और उस पानी के अंदर आप उसको डालने की कोशिश करेंगे। तो जब उसे प्रेशर डालेंगे तो वो आप देखेंगे वो उसके अंदर नहीं जा रहा है, वो वापस बाउंस बैक हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन जैसे आप उसको हल्का सा टिल्ट करेंगे, फिर पानी के अंदर डालेंगे, तो आप देखेंगे पानी उसके अंदर भर रहा है लेकिन उसके अंदर से बबल्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है, और पानी बढ़ता जा रहा है। तो पानी जैसे जैसे जगह ले रहा है, बबल्स बाहर आते रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एयर बाहर की तरफ आ रही है और उसकी जगह वाटर ले रही है। तो इसका मतलब एयर होती है, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। नाउ एयर हैज़ अ वेट. The weight of the inflated object will always be more than the deflated object. This shows that air has a weight. Let's perform an activity to prove this property. अब एक बलून है, ठीक है, जिसमें आपने हवा नहीं भरी है, एक बलून जिसमें आपने हवा भरी है। दोनों को आप तराजू में तोल के देखोगे तो कौन सा भारी होगा? वो बलून भारी होगा जिसमें एयर भरी हुई है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं। एक्टिविटी 2, objective to show that air has weight. Material needed: an inflated balloon and a good wing balance. What to do? Weight the inflated balloon accurately and make a note of it. Now squeeze out all the air possible out of the balloon. Again weight the balloon and make a note. Now compare the two weights. Observation: inflated balloon has more weight than deflated balloon. कंक्लूजन: एयर हैज़ वेट। ठीक है, सेम चीज़ आपको करनी है, बलून लेना है, उसको आपको इन्फ्लेट करना है, उसमें हवा भरनी है, फिर उसका वेट आपको देखना है, उसको नोट करना है, फिर आप उसकी हवा निकाल दोगे, दोबारा से उसको वेट करोगे, उसका वेट आप नोट करोगे, तो दोनों में आपको कंपैरिजन पता चलेगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एयर में वेट होता है। Now air exerts a pressure. Since air has weight, thus it exerts pressure. It is necessary for many activities like drinking liquid through a straw, filling ink in a fountain pen, and filling medicine in a syringe. The air pressure varies from place to place and it decreases as we go higher. तो एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। अब नेसेसरी होता है कुछ चीज़ों में या कुछ एक्टिविटीज़ में प्रेशर डालना, जैसे कि जो लिक्विड ड्रिंक्स होती हैं, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनमें एयर का प्रेशर डाला जाता है ताकि जब आप उनको खोलो तो उसमें से फिज़ निकले और वो पीने में आपको अच्छा लगे। जब भी आप इंक वगैरह भरते हो किसी भी पेन में तो उसके लिए भी आपको प्रेशर, एयर का प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो उसको पीछे की तरफ पुल करते हो। ऐसे ही सेम होता है इंजेक्शन में, ठीक है। इंजेक्शन जब आप सिरिंज डॉक्टर्स फिल करते हैं तो वो एक प्रेशर के थ्रू उस सिरिंज को फिल करते हैं। अब आपने क्या देखा होगा, आपने जो होली में आप पिचकारी वगैरह यूज़ करते हो, उस पिचकारी के अंदर पानी जब आप भरते हो तो उसको पीछे की तरफ आप पुल करते हो। Activity 3, objective to show that air exerts pressure. Material needed: syringe, bowl and water. What to do? Take a syringe and some water in a bowl and push the plunger of the syringe completely and dip a needle in water. Now slowly push the plunger while the needle is still immersed in water. Observation: on pulling the plunger, water starts entering the syringe. This happens because when you push the plunger, the air present inside the syringe came out. When you pulled it while the needle was immersed in water, the air exerted pressure on water and it entered the syringe. Conclusion: air exerts the pressure. तो ये जानने के लिए कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें लेनी है, आपके पास सिरिंज होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है, और आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो प्लंगर है उसको पुल करना है पीछे की तरफ, तो पानी आप देखोगे उस सिरिंज के अंदर भरता जाएगा और पीछे से हवा जो है वो निकलती जाएगी। Air supports combustion. Air consists of oxygen which support burning. This can be seen with the help of a simple activity. तो एक्टिविटी यहाँ पे देख लेते हैं कि एयर कैसे बर्निंग में हेल्प करती है। एक्टिविटी 4, ऑब्जेक्टिव टू शो दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. Material needed: a glass and candle. What to do? Light a candle and cover it with a jar. Observation: after some time the candle will get extinguished as there is no air oxygen left in the jar. Conclusion: this shows air is necessary for burning. तो आपको कैंडल ब्लो करनी है और उसके ऊपर आपको क्या कर देना है, एक खाली ग्लास रख देना है। थोड़ी देर तक वो कैंडल जलेगी जब तक उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि जो एयर होती है वो
बर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब एयर ही नहीं होगी तो वो फ्लेम जो है वो बुझ जाएगी। अब हम बात करेंगे वाटर की। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। इट इज़ फाउंड ऑन अर्थ इन डिफरेंट सोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक्स, ओशंस, under the ground and wells. Water has many properties like water exists naturally in all three states: solid, ice, liquid water and gas vapor. Pure water is colorless, tasteless and odorless. As it can absorb heat, it is used as a coolant in vehicles and factories. As water dissolves many things, it is also called a universal solvent. We need water for our everyday requirements like drinking, cleaning, cooking and washing. तो वाटर जो है ये लिविंग थिंग्स के लिए काफ़ी एसेंशियल माना जाता है, क्योंकि लिविंग थिंग्स जो है बिना पानी के जी ही नहीं सकते, और पानी हम हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, चाहे हमें कुकिंग करनी हो, नहाना हो, पीना हो, वॉशिंग करना हो, तो हर चीज़ के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी हमें कहाँ से मिलता है? रेन वाटर से मिलता है, रिवर्स, लेक, ओशंस, अंडर द ग्राउंड एंड वेल से मिलता है। पानी के 3 अदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है जैसे आइस, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, वाटर एंड गैस फॉर्म में भी होता है। पानी भी एयर की तरह कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस होता है। ये एब्जॉर्ब करता है हीट को, इसलिए इसे एज ए कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल्स में एंड फैक्ट्रीज में। आपने देखा होगा जब गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसमें पानी डाला जाता है, ठीक है। और ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। Impurities in water. We should consume clean water to stay healthy. We usually get water from rivers, lakes and wells. This water contains things such as mud, sand, leaves, twigs and germs which make it unfit for use. The substances that make water unfit for use are called impurities. Impurities are of 2 types: insoluble and soluble. Soluble impurities like salt and sugar dissolve in water. Insoluble impurities like sand and mud do not dissolve in water. They either float on the surface if they are lighter than water, or settle at the bottom of the container if heavier than water. Depending on the nature of the impurities, different purification techniques are used to purify water. अब हमें साफ़ और शुद्ध पानी पीना चाहिए, ठीक है। अगर आप नदी से यूं ही पानी ले लोगे, पी लोगे, तो वो आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कभी कभी हमें दिखाई देती, कभी कभी हमें नहीं दिखाई देती। क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं, तो पानी में ही वो मिक्स हो जाती है। कुछ इम्प्योरिटीज़ जैसे कि सैंड है, मड है, वो पानी को गंदा तो करती है, साथ ही साथ उसका कलर भी चेंज करती है। तो ऐसे जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं उनको अलग अलग प्योरीफिकेशन टेक्निक्स के साथ प्योरीफाई किया जाता है। Like separating soluble impurities, let's learn about 2 simple ways of separating soluble impurities from water. Evaporation. It is a very simple method of separating impurities like salt from water. In this method, liquid is heated till it changes into water vapor. After all the water gets evaporated, the impurities are left behind in container. तो सबसे पहला मेथड है इवेपोरेशन का, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि आप खारा पानी नहीं पी सकते, खारा पानी पीने लायक होता ही नहीं है, वो इतना खारा होता है कि उस पानी को हम निगल भी नहीं सकते। तो ऐसे पानी को जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उस पानी को हम क्या करते हैं? हीटअप करते हैं। हीटअप करने से क्या होता है, जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे की तरफ जो नमक है वो रह जाता है। एक्टिविटी 5 objected to demonstrate the process of separating salt from water by evaporation. Material needed: a shallow dish of water, 2 tablespoons salt, a Bunsen burner, tripod stand and a wire mesh. What to do? Dissolve the salt in water. Now boil the salt water using a Bunsen burner. Keep boiling till all the water has evaporated. Observation: salt is left at the sides of the dish. Conclusion: when water is heated, it changes into water vapor, leaving the salt particles behind. This shows the process of evaporation to separate the soluble impurities. तो सेम चीज़ आपको करनी है, सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। आपको एक बंसन बर्नर लेना है, उसमें आपको पानी लेना है, वो पानी जिसमें नमक डिजॉल्व है, ठीक है। अब नमक पूरी तरह उसमें डिजॉल्व हो चुका है, तो उसको कैसे अलग करेंगे? आपको पानी को उसकी सतह तक, बिल्कुल जब तक वो ख़त्म ना हो जाए उस सतह तक उसको गर्म करना है, बॉयल करना है। जब पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा तो आप देखेंगे उसके नीचे की जो सतह है उसमें पूरा नमक जो है वो जम जाएगा। Now distillation. Distillation is the process of separating dissolved impurities from water. Here pure water is retrieved by allowing the water vapor to cool
and turn into water. It is carried out in a special apparatus consisting of a round bottom distilling flask, a water condenser, a receiving flask and a burner. In distilling, impure water is heated in round bottom flask until it starts boiling. This boiling water slowly changes into steam, leaving behind the impurities in the flask. The steam then passes through the condenser and gets cooled, thereby turning back into liquid water. The pure water gets collected in the receiving flask. Distilled water is purest form of water as it does not contain any impurities. It is used in science laboratories, car batteries and medicines. तो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो पहले आपका जो प्रोसेस था इवेपोरेशन का, उसमें जो पानी इवेपोरेट हुआ है तो वो इवेपोरेट होकर हवा के साथ मिल गया, लेकिन उसी हवा को, जो इवेपोरेटेड वाटर है, उसको हवा में ना मिक्स करके उसको ट्रैप कर लिया जाता है एक और फ्लास्क में, फिर वो आपका प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कहलाता है. Next topic is separating insoluble impurities. Insoluble impurities in water can be separated by methods like sedimentation and decantation and filtration. अब वाटर में भी आपकी बहुत सारी impurities पाई जाती है, उनको अलग अलग तरीके से सेपरेट किया जाता है. Like sedimentation and decantation. Sedimentation is the process of separating insoluble impurities by allowing them to settle down on their own. The impurities that settle down are called sediments. तो पहला प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन का, जिसमें जो आपके इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको पानी में पहले कुछ देर के लिए रखा जाता है, फिर वो जब नीचे की तरफ सेटल हो जाती है तो ये आपके सेडिमेंट्स कहलाते हैं. Decantation is the process of pouring out the clear liquid at the top of container into another container without disturbing the sediments. These methods together are suitable for purifying water contaminated with insoluble impurities which are heavier than water. इसके बाद जो पानी ऊपर इकट्ठा होता है और जो नीचे सेडिमेंट्स होते हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना उस पानी को दूसरे कंटेनर में पोर किया जाता है. ये आपका जो प्रोसेस होता है वो डिकेंटेशन कहलाता है. A mixture of insoluble impurities such as sand and water is taken in a beaker and is left undisturbed. After some time, sand settles down at the bottom of the beaker. The clear liquid at the top of the container can be separated by decantation. ठीक है, अब आपको लग रहा है कि आपके पानी में मिट्टी मिल गई है, तो आपको उस पानी को कुछ देर के लिए एक जार में रखना है. कुछ टाइम अब उसको रहने देंगे, उसको सेटल होने देंगे. जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर आपका फ्रेश वाटर जो है वो आपको मिल जाएगा. फिर आपको क्या करना है, उस पानी को दूसरे जार में डालना है फर्दर प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट इज फिल्टरेशन. Filtration is the process by which insoluble impurities are removed by passing the impure liquid through a filter paper. Filter paper is a special paper that has tiny holes through which only liquids can be passed. This technique is better at it helps in removal of very small impurities also, which are not removed by sedimentation and decantation. In this method, impure water is made to pass through a filter paper. अब आपका प्रोसेस जो आपका सेडिमेंटेशन आपने किया, डिकेंटेशन किया, उसका बाद जो पानी जो बचा है उसको फिल्टरेशन के लिए भेजा जाता है, क्योंकि पानी में भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती. तो फिल्टरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें पानी को फिल्टर किया जाता है. इसमें आपका पानी एक फ़िल्टर पेपर से डाल करके उसे गुजारा जाता है, जिसमें आपकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उस पेपर पे जमा हो जाती हैं और जो पानी है वो फिल्टर होकर नीचे आ जाता है. Activity 6, objectives to remove the impurities by filtration. Material needed: filter paper, funnel, beaker. Contaminated water, what to do? Take a filter paper and fold it into a cone as shown in the figure. Place it inside a funnel and keep this funnel on the mouth of a beaker. Now pass contaminated water through the funnel. Observation: all the impurities remain on the filter paper and clear water is obtained in the beaker. अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको impurities को वाटर से दूर करना है, फिल्टरेशन जो एक मेथड है उसको करके. इसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी. हम प्रोसीजर शुरू करते हैं. हमको क्या चाहिए होगा, फिल्टर पेपर चाहिए होगा, उसको आपको फोल्ड करना है इस तरीके से कि उसका कोन बन जाए. ठीक है, फिर उस कोन को आपको एक बीकर के ऊपर रखना है, उसके माउथ के ऊपर उसको रखना है और इस फिल्टर पेपर से आपको जो इम्प्योर पानी है उसको पास होने देना है. फिर आप देखेंगे जो क्लियर वाटर है वो नीचे आ जाएगा पास होकर के फिल्टर पेपर से, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो उसके ऊपर रह जाएंगी. Now next is purification of drinking water. Although the water that we get from our taps has been passed through
purification processes, it is not pure. Water used for drinking, cooking and other purposes should be free from harmful chemicals and microbes. The process of removing harmful chemicals and microbes from water is called water purification. Some basic steps to purify water for drinking are as follows. अब हमारे घरों में पानी आता है, पानी कैसे आता है? टैप्स के थ्रू आता है, ठीक है, लेकिन हम उसको भी क्या करते हैं? प्यूरीफाई करते हैं। जैसे आरओ वगैरह लगे होते हैं, फिल्टर्स वगैरह लगे होते हैं हमारे घरों में, क्योंकि वो पानी पीने के लिए नहीं होता। तो जो फिल्ट्रेशन है या जो पानी को प्यूरीफाई करने का जो मेथड है वो अलग अलग तरीके से हम करते हैं। जैसे कि पहला है बॉइलिंग। Boiling is the oldest method of purifying water. First, boil water for 10 to 20 minutes. This kills bacteria, making it safer to drink. Now strain it through a clean piece of cloth and store it in a clean container. तो आपको क्या करना है? पानी को बॉयल करना है, ठीक है। कितने मिनट तक? 10 to 20 मिनट तक उसको बॉयल करना है, क्योंकि इतने मिनट में जो उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो मर जाते हैं और पानी जो है पीने योग्य हो जाता है। Fact bites, the boiling temperature of water is 100 degrees Celsius. Now second is filtration. Use a water filter to get clean water. Clean the filter regularly as a dirty filter is breeding ground for microbes. तो दूसरा प्रोसेस जो है फिल्टरेशन का है, लेकिन इसमें आपका जो फिल्टर होता है वो आपको डेली या वीकली या मंथली उसको साफ़ सफाई उसकी करनी होती है। अगर आप साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो उसमें आपके माइक्रोब्स पैदा हो सकते हैं। Third one is chlorination. Chlorine and alum are added to the drinking water to kill microorganisms. Chlorine tablets are easily available nowadays, which kills most of the deadly germs. This process is called chlorination. तो आपने देखा होगा ज़्यादा अमाउंट में जो पानी रखा जाता है उसमें क्लोरीन की जो गोलियाँ होती हैं वो डाली जाती हैं, क्योंकि इससे जो वाटर की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पूरी तरीके से हट जाती हैं। एलम डाला जाता है, मतलब फिटकरी वगैरह डाली जाती है ताकि पानी जो है वो प्योर हो सके। आजकल आपके नियर बाय केमिस्ट में भी जो क्लोरीन की टैबलेट्स होती हैं वो मिल जाती हैं, ताकि आप अपने घर लाकर अपने घर में किसी कंटेनर में डाल सकें, उसका पानी प्योर हो जाएगा। Again, fact bites, the more common filters that we see in our homes are the ROs and other UV filters. The process involved in these devices is filtration through chemical rods. These chemical rods are very powerful filters. आजकल हर घर में आरओ लगा हुआ है, ठीक है। आरओ या फिर आप यूवी फिल्टर्स कह लो, इसमें केमिकल रॉड लगी होती है जो काफ़ी पावरफुल होती है। काफ़ी पावरफुल फिल्टर इसे कहा जाता है क्योंकि ये पानी में से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको क्लीन कर देती हैं और आपको प्योर पानी देती हैं। In homes, water can be purified first by allowing the process of sedimentation and decantation. After that, it needs to be filtered after boiling it. In some cases, it can also be chlorinated. अब जिनके पास आरओ नहीं होता ना, वो क्या करते हैं? वो पानी को प्यूरिफाई करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद उस पानी को बॉयल किया जाता है और उसके बाद भी अगर कभी कभी आपको लगता है इसमें इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं तो उसमें भी क्लोरीन डाला जाता है, उसको क्लोरिनेट किया जाता है। Now activity 7, objective purifying tabs use water using alum. Material needed: alum, water and a clean container. What to do? Pour tap water into the container, hang a pellet of alum in the container, let the water stand for 3 hours. Observation: insoluble impurities settle down at the bottom of the container. Conclusion: water is purified with the help of alum. अब यहाँ पे हम पानी प्यूरिफाई करेंगे एलम की हेल्प से। इसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। मटीरियल स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है? पानी को पोर करना है किसी कंटेनर में। उसके बाद आपको एक पैलेट ऑफ एलम जो है, मतलब एक रस्सी से एलम जो फिटकरी होती है उसको बांध देना है और फिर उसको एक स्टिक से या किसी पेंसिल इस तरीके से आप ऊपर रख सकते हैं। मतलब उस पानी के अंदर उसको नहीं डालना है, उसको बस टंगे रहने देना कि पानी को बस वो टच कर रहा हो, उसकी सतह पर वो ना जा रहा हो। इसके बाद आप थोड़े टाइम के लिए उस पानी को रहने देंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो पानी है वो प्यूरिफाई हो जाएगा, मतलब उसका जो डर्टीनेस है, जो डर्ट है वो नीचे बैठ जाएगा और आपको ऊपर की तरफ प्योर पानी, क्लीन वाटर मिल जाएगा। Now read at a glance. Air is present everywhere around us. We cannot see it, but we can feel it. The gravity of the earth holds the atmosphere around it. The 5 layers of the atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and hexosphere. Air comprises gas, water vapor and dust particles. Nitrogen is the most abundant gas that comprises 78% of the Earth's
Atmosphere. Oxygen comprises almost 21% of the air. Carbon dioxide only accounts for 0.04% of the atmosphere. Air also consists of minute quantities of gases like argon, ozone, hydrogen, water vapor, neon, and krypton. Air is colorless, odorless, and tasteless. Air has weight, exerts pressure, and occupies spaces. Soluble impurities of water can be removed by boiling, chlorination, and using water filters. Insoluble impurities of water can be removed by sedimentation, decantation, and filtration. It is very important to consume clean water to stay healthy, but impurities make it unsuitable for use. Based on their nature, impurities are of two types: soluble impurities and insoluble impurities. Key terms to know: atmosphere, a thick envelope of air present around the earth. Soluble impurities, impurities which dissolve in water. Insoluble impurities, impurities which do not dissolve in water. Sedimentation, method of separating insoluble impurities present in water by allowing them to settle down. Decantation, pouring out clear water without disturbing the settled impurities. Chlorination, addition of chlorine to water in order to purify it. तो इस चैप्टर में हमने दो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है एयर एंड दूसरा है वाटर. ठीक है, एयर कैसे हमारी सराउंडिंग में फैली हुई है और कैसे हमारा एटमॉस्फेयर बनाती है. इस एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारी एयर्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं. मतलब हम उन्हें देख नहीं सकते लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं. वाटर के बारे में जाना, वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और वाटर पीने से पहले उसे क्या करना चाहिए, उसे हमेशा हमें प्योर कर लेना चाहिए. ठीक है, अब प्योरिनेशन उसका जो तरीका है वो अलग अलग तरीके से है. तो बच्चों से चैप्टर में हमने बेसिकली दो मेजर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा. पहला है एयर एंड दूसरा है वाटर. ये दोनों ही हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. एयर हमारी अर्थ के आसपास एक लेयर बनाती है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इस एटमॉस्फेयर में हमें बहुत सारी लेयर्स देखने को मिल जाती हैं और बहुत सारी गैसेस भी हमें देखने को मिल जाती है. साथ ही साथ हमने वाटर के बारे में पढ़ा. वाटर जो है, हर कोई वाटर, चाहे आप कुएं का पानी ले लो, चाहे आप टैप वाटर ले लो, चाहे आप नदी का पानी ले लो, वो पीने योग्य नहीं होता. उसको पीने योग्य बनाना पड़ता है अलग अलग तरीकों से. जैसे सेडिमेंटेशन हो गया, फिल्टरेशन हो गया, डिकैंटेशन हो गया और क्लोरिनेशन हो गया. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.